गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो आज 4 जून है। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। 4 जून 2020 के न्यूज़ का जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। तो फर्स्ट न्यूज़ जो आज हमारे पास है कि मर्जी से फसल बेचने को आज़ाद होंगे किसान। देखो यहाँ पे सरकार एक अध्यादेश लाने वाली है। ये जो अध्यादेश है, इस अध्यादेश का नाम है मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। तो बेसिकली जो ये अध्यादेश ला रही है सरकार, अभी तक लाई नहीं है, लाने वाली है। तो आपको आर्टिकल का नाम याद रखना है कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आती है। कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। तो इसके जो है बेसिकली 3 प्रोविजन सरकार यहाँ पे कर रही है। पहला प्रोविज़न जो कर रही है वो ये कर रही है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर रही है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बना था और इसके तहत क्या होता है कि किसी वस्तु को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत अगर ला दिया जाता है तो उस पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। उस पर एक पर्टिकुलर सीमा से अधिक आप स्टोर नहीं कर सकते हो। उसको आप विदेश में जो है निर्यात करोगे तो सरकार से पूछ के ही करोगे, तो एक अच्छा खासा उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। जैसे आपने देखा कि जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, कोरोना वायरस की समस्या शुरू हो रही थी, तो मास्क को लेकर के एक फेमस दवाई है HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई को सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाल दिया था। यानी इस में के बाद जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डालने के बाद जो है इसको एक लिमिट सीमा तक आप स्टोर कर सकते हैं। एक लिमिट सीमा से अधिक कोई भी व्यक्ति इसको रख नहीं सकता है, स्टोर नहीं कर सकता है, कोई भी कंपनी इसको स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर है? तो अब जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अगर संशोधन कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई अगर खरीदार चाहेगा एक लिमिट सीमा से अधिक खरीदने के लिए इन फसलों को, तो वो किसानों से खरीद सकता है। क्लियर है? सेकेंड जो संशोधन कर रही है सरकार, वो कर रही है APMC एक्ट में संशोधन। APMC एक्ट में संशोधन का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। यानी सरकार जो है इसमें संशोधन करना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ है कि किसान अब मंडी से बाहर भी जाकर के अपने सामान को बेच पाएंगे। क्लियर है? पहले क्या होता था, किसान का रिस्ट्रिक्शन होता था कि मंडी में जाकर ही बेचना है। बहुत सारे किसान, हमने आज़ादपुर का केस स्टडी आपको बताया था, आपको याद होगा कि किस तरह से किसान अगर मंडी में जाता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज़ उसको पूरी करनी होती है और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने में उनको कितना ज़्यादा खर्च होता है। अब ऐसा नहीं होगा, मंडी से बाहर किसान जहाँ चाहेंगे वहाँ अपने सामान को बेच पाएंगे। और तीसरा जो प्रोविज़न सरकार ला रही है वो कर रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है ना कि जैसे एक कंपनी होते हैं, मान लो कि चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है वो एक किसान से कंसल्ट करेगा और चिप्स बनाने के लिए जो आवश्यक इंग्रेडिएंट है वो है आलू। वो कहेगा कि साहब आप आलू उगाओ किसान को, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो किसान और जो कंपनी है दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और इससे क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो आश्वस्त हो जाते हैं कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी फसल उगा रहे हैं, जितनी भी आलू वो उगाएंगे वो पर्टिकुलर कंपनी उससे परचेज करेगी। तो इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ये तीनों ही बेसिकली प्रोविज़न सरकार लेके आ रही है इस अध्यादेश में, और जब ये अध्यादेश आ जाएगी तो हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। राइट? देखो, महाराष्ट्र पहुंचते ही कमजोर पड़ा निसर्ग। कल हमने डिस्कस किया था निसर्ग के बारे में। निसर्ग जो है नाम दिया हुआ है, वो नाम दिया हुआ है बांग्लादेश का। तो थोड़ा सा आज हमसे इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर चक्रवातीय तूफान का नामकरण किस तरह हो जाता है, किस तरह से नामकरण किया जाता है। तो कल कुछ पॉइंट छूट गया था, वो मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। देखो, हिंद महासागर के 8 देश, इंडियन ओशन के 8 देश, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये मिल करके चक्रवात का नाम तय करते हैं। क्लियर है?
और लगभग ये 45 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में जो है जो चक्रवात आती है उसका नाम तय करते हैं। नॉर्दर्न हिंद महासागर का जो है नाम तय करते हैं, उत्तरी हिंद महासागर का नाम तय करते हैं, वहाँ जो चक्रवात आती है। तो इन्होंने क्या किया था कि 2004 में ये 8 देश ने प्रत्येक देश ने 8 नाम दिए। 2004 में 8 देश ने प्रत्येक देश के द्वारा 8 नाम दिया गया, तो इस तरह से 64 नाम हो गया। और ये 64 नाम जो है ये समाप्त कब होता है पता है? ये 2020 में एम्फन नाम से समाप्त होता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एम्फन नाम का तूफान आया था और वो तबाह किया था किसको? तो वेस्ट बंगाल को और उड़ीसा को तबाह किया था। और ये जो है लास्ट नाम था, 64वां नाम था इसका। इस लिस्ट का अंतिम नाम था 64th नाम था। और उसके बाद एक नया लिस्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें 13 देश हैं। हिंद महासागर के जो है 13 देश हैं। ये जो 8 कंट्री है, 8 कंट्री के अलावा भी कुछ कंट्री हैं, 5 कंट्री अलग हैं, जैसे ईरान भी इसको शामिल किया गया है, सऊदी अरब शामिल किया गया। और प्रत्येक देश ने 13 कंट्री ने प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं। तो इस तरह से टोटल नाम होते हैं 169 होते हैं। 13 कंट्री ने प्रत्येक कंट्री ने 13 नाम दिए हैं और टोटल 13 देश हैं। तो इस तरह से 169 नाम है जो चक्रवातों के नाम होंगे, जो तूफान जो आएगा उसका नाम होगा। और इस 169 में जो पहला नाम है वो है निसर्ग का। पहला नाम जो है वो है निसर्ग का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कि 2004 में जो नाम दिया गया था 64 नाम 8 देशों के द्वारा, वो नाम समाप्त होता है एम्फन से। और निसर्ग जो स्टार्ट होता है अब जो 13 कंट्री है उन्होंने जो प्रत्येक देश ने जो 13 नाम दिया, यानी 169 जो तूफान का नाम है हमारे पास लिस्ट, उस लिस्ट में जो पहला नाम है वो निसर्ग का। देखो, मरकज से जुड़े दंगे के तार, देवबंद से आई दंगाई। तो तबलीगी जमात जो है यानी मरकज जो है वो काफ़ी चर्चा में है। तो थोड़ा सा हम मरकज के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पता होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तबलीगी जमात की जो स्थापना हुई थी वो 1926 में हुई। पहले तो याद रखना, तबलीगी जमात यानी धर्म प्रचारकों की एक सोसाइटी जो मुस्लिम धर्म का प्रचार करता है। इसकी स्थापना देवबंद इस्लामिक विद्वान थे मोहम्मद इलियास अल कंथलावी इसके द्वारा 1926 में तबलीगी जमात की स्थापना की गई। मेवात के क्षेत्र में किया गया था। बेसिकली राजस्थान का क्षेत्र है और इसका कुछ पार्ट जो है हरियाणा में भी है। तो मेवात के क्षेत्र में 1926 में स्थापना की गई तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात क्या कहता है कि जो मुसलमानों में शुद्धिकरण होना चाहिए और हमें वो तमाम क्वालिटी को आत्मसात करना चाहिए जो मोहम्मद साहब पैगंबर यूज करते थे। यानी जिस तरह से वो दाढ़ी बढ़ाते थे उस तरह से हमें दाढ़ी बनाना चाहिए, उसी तरह से हमें कपड़े पहनना चाहिए, राइट। तो इनका बेसिकली काम यह है कि मुस्लिम धर्म में जो अशुद्धि आ गई है उस अशुद्धि को दूर किया जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए और हमें मोहम्मद साहब पैगंबर के रास्ते पे चलना है। उसकी तरह जो है जो कपड़े पहनते थे या जो भी कल्चर वो रखते थे उसका अनुपालन करना। तो इतना बेसिकली नाम याद रखना 1926 और इसकी स्थापना किसने किया था। देखो यहाँ पे औषधि कोष आयोग की पुनर्गठन की मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिसीजन लिया है कि औषधि कोष आयोग का जो है एक बार फिर से पुनर्गठन किया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि कोलकाता पोर्ट का जो है नाम, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके अब किया जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। कोलकाता पोर्ट जो 150 वर्ष जिसके पूरे होने वाले हैं, इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया जाएगा। वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। देखो आज हमारी नज़र रहेगी, आज जो है 4 जून है और आज शिखर सम्मेलन होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो है
आज वर्चुअल शिखर वार्ता होने वाली है, उस पर हमारी नज़र रहेगी और कल हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के क्या संबंध है और उसके साथ ही साथ इसमें क्या निर्णय लिया गया। क्लियर है? देखो, मनरेगा में व्यक्तिगत ढांचागत निर्माण भी शामिल। तो मनरेगा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि मनरेगा क्या है, कब इसकी स्थापना की गई थी, राइट। तो थोड़ा सा बेसिक में हम जाकर डिस्कस करेंगे। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून। ये एग्जैक्टली आया था 2 फरवरी 2006 को। प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिक को, याद रखना कुशल नहीं अकुशल श्रमिक की मैं बात कर रहा हूँ, अकुशल श्रमिक और जो काम करने का इच्छुक है उसे 100 दिन की गारंटी युक्त रोजगार देना, दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना और परिवहन भत्ता देना अगर 5 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस। मान लो एक व्यक्ति का घर यहाँ है और अगर 5 किलोमीटर के दायरे में जो है मनरेगा के तहत उसे रोजगार प्रदान किया जाएगा 100 दिन का। अगर 100 दिन का रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है 5 किलोमीटर के दायरे में, तो 5 किलोमीटर के बाद जितने दायरे इनका बढ़ेगा तो उतना का जो है सरकार इसको परिवहन भत्ता देगी। क्लियर है? सूखाग्रस्त क्षेत्र और जनजातीय इलाके में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। अन्य क्षेत्र में जहां 100 दिन का प्रावधान है वहां सूखाग्रस्त इलाके और जनजातीय ट्राइबल एरिया जो है वहां पे 150 दिन के रोजगार का प्रावधान। 28 करोड़ कामगारों को जो है इसमें मनरेगा कार्ड बन चुका है, जॉब कार्ड बन चुका है। और एक रिपोर्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा शुरू होने से पहले 42% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और इसके बाद मनरेगा के बाद महज 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे हो गए। यानी मनरेगा आने के कुछ दिन बाद ही 12% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो थोड़ा सा देखो, इस तरह का न्यूज़ अगर आप पढ़ते हो मनरेगा वगैरह के बारे में तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत की गई थी। 100 दिन के रोजगार की बात किया गया। जनजातीय क्षेत्र में 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 5 किलोमीटर डिस्टेंस से और अधिक डिस्टेंस जाएगा कोई व्यक्ति रोजगार के लिए तो उसे परिवहन भत्ता दिया जाएगा। आज का कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी हमारे पास है। देखो, विदेश से आने वाले कुशल कामगारों को स्वदेश मिलेगा सहारा। आज से कुछ दिन पहले 2 योजना की शुरुआत की गई थी। एक योजना तो था वंदे भारत अभियान। हाँ, एक योजना था वंदे भारत अभियान। वंदे भारत अभियान के तहत क्या था कि व्यक्ति को जो विदेश में फंसे उसे भारत लाने के लिए एक प्लान लाया गया था, एक मिशन लाया गया था, वंदे भारत मिशन। ठीक है। उसके साथ ही भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान लाया। भारतीय नौसेना ने जो मालदीव में लोग फंसे हैं, श्रीलंका में लोग फंसे हैं, इंडोनेशिया में लोग फंसे हैं, मलेशिया में लोग फंसे हैं, उसको किस तरह से समुद्र के माध्यम से इंडिया लाया जाए, इसके लिए समुद्र सेतु अभियान लाया गया था। क्लियर है? अब जो है सरकार क्या कर रही है कि अगर विदेश से कोई व्यक्ति आ रहा है तो एक स्वदेश फॉर्म आपको भरना होगा। विदेश से आप आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे ही आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम होगा स्वदेश फॉर्म। इसका फुल फॉर्म देख लो। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो इसका मतलब हुआ है कि अगर आपने स्वदेश फॉर्म भर दिया, देश में आपके अनुकूल कहीं जॉब होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और एक डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा। भविष्य में उस डेटाबेस का सरकार यूज कर सकती है आपको रोजगार देने के लिए, आपको अन्य चीज़ें देने के लिए। क्लियर है? देखो, जूट में याद रखना, जूट में इंडिया में जो पहला पोजीशन है, जूट के उत्पादन में भारत में जो पहला पोजीशन है वो है वेस्ट बंगाल का। सेकंड पोजीशन है वो है बिहार का। बिहार में कौन से जिला का जूट उत्पादन में पहला पोजीशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बिहार में किस जिला में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं।
अफगानिस्तान में छिपे हैं सैकड़ों जैश व लश्कर के आतंकवादी। देखो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है और चिंता करने वाली बात इसलिए है कि कल हमने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान से एग्जिट होना चाहता है अमेरिका। अमेरिका का जो सैनिक है वो अफगानिस्तान से बाहर चला जाएगा और अमेरिका में चुनाव होने वाले नवंबर में, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसका उद्देश्य है कि नवंबर 2020 से पहले हम अमेरिका से एग्जिट ले लें, अफगानिस्तान से एग्जिट ले लें। तो अगर अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो अफगानिस्तान में जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको खतरा हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि पाकिस्तान के सहयोग से जो आतंकवादी गतिविधि चल रहे हैं, जिसका इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया, इस रिपोर्ट में जो है जिसका खुलासा किया गया कि पाकिस्तान के सपोर्ट से जो अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा जैसे भारत विरोधी गुट जो चल रहे हैं वो अधिक सक्रिय हो पाएंगे और भारत पे आतंकवादी हमला बढ़ सकता है, राइट। तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है अमेरिका का एग्जिट करना। कहाँ से? तो अफगानिस्तान से। देखो इस पेज पे दो न्यूज़ है जो केमिकल को लेकर के हैं। केमिकल फैक्ट्री में किस तरह से विस्फोट हो रहे हैं, केमिकल दुर्घटना किस तरह से हो रही है, इसी पेज पे देखो। ये फर्स्ट न्यूज़ है और ये सेकंड न्यूज़ है जो कुछ दिन पहले हुई थी यहाँ पे, राइट। ये हुआ था विशाखापट्टनम में, वाइजैक में, और ये जो हुआ है कल हुआ है इस तरह की घटनाएं। और वो कहाँ हुआ है? तो गुजरात के भरूच जिला में हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में दुर्घटना घटी और उसके कारण 50 से अधिक जो है लोगों की मृत्यु हुई, श्रमिक जो है वो झुलस गए। तो केमिकल को लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि भारत में रासायनिक उपाय को लेकर के सुरक्षा का क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या कानून है, सरकार किस तरह से इस पर काम कर रही है। देखो भोपाल गैस त्रासदी हमें याद रखना होगा। 1984 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। 84 को भोपाल गैस त्रासदी हुआ। सरकारी आंकड़ा के अनुसार लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हुई। हुआ क्या था कि एक गैस जो है, गैस का नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, कि वो गैस का स्राव होने लगा था, वो गैस निकलना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है उस गैस को जो भी लोग सांस लेते थे उसके बाद उसकी मृत्यु लगभग हो जाती थी। और इस तरह से भोपाल में रातों रात 4000 लोग मरे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकारी डाटा है, जबकि रियल डाटा है कि 12000 से अधिक लोग मरे। क्लियर है? सरकारी डाटा था कि लगभग 4000 लोग मरे हम, रियल डाटा था कि 12000 से अधिक लोग मरे एक रात में केमिकल दुर्घटना को लेकर के। तो इससे पहले हमारे देश में जो है रासायनिक आपदा को लेकर के कोई कानून नहीं था। 1984 के बाद सरकार सजग हुई और कुछ कानून बना। तो पहला जो कानून बना है याद रखना, भोपाल गैस रिसाव दावों का निपटान अधिनियम 1985। उसी के बाद जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही बना, 1986 में बना। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये भी उसके बाद बना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सारे के सारे जो एक्ट बने हैं, सारे के सारे जो कानून बने हैं, इसका उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उसका एक उद्देश्य यह है कि किस तरह से केमिकल उद्योग को किस तरह से रोका जाए, उसमें होने वाली दुर्घटना को। क्लियर है? तो इसको एक बार जाकर के आप देख सकते हो। बेसिक हमने डिस्कस किया कि किस किस एक्ट अभी तक बने हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ने कौन कौन सा अधिनियम बनाया है जो केमिकल दुर्घटना को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है। देखो गैस लीक के लिए पूरी तरह जवाबदेह है एलजी पॉलीमर एनजीटी। तो वहाँ पे जो गैस लीक हुआ है, कहाँ पे? वाइजैक में, यानी विशाखापट्टनम में, उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई है, तो एनजीटी का कहना है कि उसमें आप जिम्मेदार हैं। जो कंपनी थी एलजी पॉलीमर कंपनी, वो जिम्मेदार हैं, आपको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो एनजीटी के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। लगातार चर्चा में रहता है एनजीटी। यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था एनजीटी के बारे में, 18 में क्वेश्चन पूछा है, 17 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ चुका है। देखो एनजीटी क्या है? एक सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी से कहा जाता है।
सांविधिक संस्था और संवैधानिक संस्था में अंतर है। संवैधानिक संस्था वो संस्था होता है जिसका संविधान में जिक्र होता है, जिसकी चर्चा होती है। जैसे जैसे आपको हो गया चुनाव आयोग, जैसे आपको हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हो गया। तो ये सारी की सारी संस्थाएं हैं संवैधानिक संस्थाएं। और वो संस्था जो संसद की एक्ट के माध्यम से बनी हो उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक संस्था। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में हुआ था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से। एनजीटी इंडिया में तीसरा देश, वर्ल्ड का तीसरा देश है जिन्होंने एनजीटी बनाया। इंडिया से पहले बनाया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, और भारत जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है जिन्होंने एनजीटी बनाया, यानी हरित अधिकरण बनाया। हरित को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के एक अलग से अधिकरण बनाया, ट्रिब्यूनल बनाया। एनजीटी एक्ट जो है वो 7 एक्ट में बेसिकली डील करती है। 7 कानून का अगर उल्लंघन होगा तो एनजीटी डील करेगी। एनजीटी आदेश जारी कर सकती है राज्यों को, स्टेट को, किसी व्यक्ति को, अगर इन 7 कानून का वायलेशन हो। तो पहला कानून कौन सा है? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देखो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट यानी जैव विविधता अधिनियम भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 यानी जैव विविधता अधिनियम 2002। एनजीटी के तहत 2 महत्वपूर्ण एक्ट को एनजीटी से बाहर रखा गया है, यानी अगर इस एक्ट का उल्लंघन होता है तो एनजीटी आदेश जारी नहीं कर सकता। जो पहला एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, दूसरा है एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। क्लियर है? एनजीटी का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर आपको नई दिल्ली में है, और इसका जो रीजनल क्वार्टर है, 4 रीजनल क्वार्टर हैं भोपाल में, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। हेड क्वार्टर नई दिल्ली, 4 रीजनल क्वार्टर भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। देखो, उम्मीद है कि आपको एनजीटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। आप इसको याद रखना, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था और बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया। देखो, एडिटोरियल आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एडिटोरियल इसको जाकर के खुद से पढ़ लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका में जो जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, नस्ली आंदोलन हो रहे हैं, उसको लेकर के ये एडिटोरियल है और नीचे वाले भी एडिटोरियल है। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। अमेरिका में लगभग 14-15% के आसपास जो है वो ब्लैक पीपल रहते हैं, काले लोग रहते हैं, अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं। और एक अफ्रीकी मूल का लोग, एक ब्लैक व्यक्ति जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड की जो है पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है अमेरिका में नस्लवाद का जो आंदोलन है, जो बहुत पहले से चल रहा, 17वीं सदी से चल रहा, तो वो 18वीं सदी से चल रहा है, तो वो आंदोलन एक बार से फिर से प्रज्वलित हो जाती है, वो आंदोलन एक बार फिर से बढ़ जाती है। क्लियर है? तो नस्लवाद का आंदोलन जो बहुत पुराना आंदोलन था वो अमेरिका में फिर से एक बार पनपी 2020 में। और इस समय में खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ट्रम्प साहब का फिर चुनाव होने वाला है, इसलिए ट्रम्प साहब को अभी और अधिक चिंता है। नवंबर में चुनाव होने वाला है और उससे पहले अमेरिका झुलस रहा है नस्लवाद में, क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में, एक गोरे व्यक्ति के द्वारा उसे मारा जाता है। इस तरह का लोगों का आरोप है और इसी आरोप को लेकर के आंदोलन हो रहा है। देखो, इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट है, जो डिस्प्यूट का इंडिया और अमेरिका के बीच में रीजन है, वो है डिजिटल टैक्स। इंडिया में बहुत सारे अमेरिकन कंपनी हैं, आपको पता होगा कि अमेजन हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, बहुत सारी कंपनी हैं। तो ये कंपनी पे जो है भारत सरकार डिजिटल टैक्स लगाती है। इनका कहना है कि चूँकि आप सारा काम डिजिटली करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इसलिए आप पे डिजिटल टैक्स लगेगा जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में यूनाइटेड स्टेट का एक अंग है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएसटीआर कहा जाता है इसे। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक अंग है। इन्होंने
नोटिस जारी किया है 10 देशों को, ठीक है, कि आप जो है किस प्रकार से डिजिटल टैक्स अपने देश में ले रहे हैं, इससे लेना कम करें या बंद करें। एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 देश में सोचो, ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपीय यूनियन जो अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है वो भी है, इंडोनेशिया है, इटली है, स्पेन है, तुर्की है, ब्रिटेन है। ये सारे के सारे देशों पे इन्होंने नोटिस जारी किया है कि डिजिटल टैक्स आप किस तरह से ले रहे हैं, इसे कम करें या बंद करें। देखो, कोरोना के भय से कम, एक सेकेंड, हाँ राइट, कोरोना के भय से कम की गोमती नदी के पानी में प्रदूषण की भयावता। गोमती नदी जो में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण था, यूपी में बहता है, खास करके लखनऊ में। लखनऊ की गोमती नदी में काफ़ी प्रदूषण था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ चर्चा किया गया है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखना 2018 का, इसने डायरेक्टली बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे क्वेश्चन पूछा। देखो यहाँ पे डीओ क्या होता है पहले तो ये जानो। डीओ मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। जल में जो है जो भी जीव जंतु रहते हैं, जैसे मान लो मछली रहती है या केकड़ा रहता है या कोई भी जीव जंतु रहता है, तो उसे श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो जो जल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जल में जो घुली ऑक्सीजन है, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है जिससे वो ग्रहण करता है, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये अच्छा होता है, जल में जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही जल के जो जीव जंतु हैं वो अधिक सांस ले पाएंगे, उसके लिए अच्छा होगा। उसके बाद जो है BOD, जिसकी चर्चा इस न्यूज़ में की गई है, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहा जाता है इसे। तो ये क्या होता है? ये होता है कि जैव पदार्थ का जो अपघटन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होता है उसे कहा जाता है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो कार्बनिक पदार्थ के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन होता है। जैसे मान लो जल में अगर कोई पदार्थ सड़ रहा है, आपने अक्सर देखा होगा कि खास करके तालाब वगैरह के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें सड़ती रहती है जल में, तो उस सड़ने गलाने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस ऑक्सीजन को कहा जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है? अब देखो, जहाँ पे DO अधिक होगा वहाँ पे BOD कम होगा। जितना अधिक DO होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, उतना ही कम BOD होगा। जितना अधिक DO होगा इसका मतलब है कि जल शुद्ध है, और जितना अधिक BOD होगा इसका मतलब है कि जल अशुद्ध है। यानी जितना अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है किसी कार्बनिक पदार्थ को गलाने के लिए उससे कहा जाता है BOD, और जितना अधिक BOD होगा उसका मतलब है कि प्रदूषण उतना ही अधिक है नदी में या तालाब में या किसी भी चीज़ में। दूसरी बात क्या है कि इसे जो गलाने के लिए यानी सड़ाने गलाने के लिए जो है जैव अपघटक में जो है नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह का प्रयोग होता है। क्लियर है? जैव अपघटक जो है के रूप में नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह का प्रयोग होता है, जो पदार्थ को, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको सड़ाने गलाने का काम करती है। एक और पॉइंट है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अगर जो कुल कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी किसी भी तालाब में मान लेते हैं कुछ कार्बनिक पदार्थ है, तो उसको सड़ाने गलाने के लिए केमिकल का उपयोग किया जाता है, और उसके लिए जो ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है उसे कहा जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BO में थोड़ा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD में थोड़ा अंतर जान लो कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड चूँकि केमिकल की आवश्यकता होती है सड़ाने गलाने के लिए, इसलिए जो है ये तीव्र प्रोसेस है, और यहाँ बैक्टीरिया के जो आवश्यकता होती है इसलिए ये स्लो प्रोसेस है। BOD स्लो प्रोसेस है, COD एक फास्ट प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है कि BOD में ऑक्सीजन की आवश्यकता COD के कंपेयर कम होती है। याद रखना, BOD में ऑक्सीजन की आवश्यकता COD के कंपेयर कम होती है। तो उम्मीद है कि इस न्यूज़ से आपको जो है इन्वायरमेंट का ये पोर्शन है, इन्वायरमेंट का ये पार्ट है, DO, BOD, COD आपको क्लियर हो गया होगा। UPSC ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, स्टेट PCS में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
देखो ये भी इसी तरह का इशू है। अमेरिका में जो नस्लवादी हमले हो रहे हैं, नस्लवादी जो आंदोलन हो रहा है, उसी को लेकर के आज पूरा दिया हुआ न्यूज़। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। हांगकांग इशू को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया, हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कहना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर चीन ने हांगकांग को लेकर के कानून बना दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उस पर थोप दिया, यानी चीन के इस कानून के तहत क्या होगा कि हांगकांग में पहली बात कि चीन का कार्यालय बहुत सारा खोला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी लगेगा, चीन को लगेगा कि कोई व्यक्ति हांगकांग के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो उस व्यक्ति को जो है संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तरह से हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त की जा रही है। तो अगर ये कानून पास हो जाएगा, ये कानून लागू हो जाएगा हांगकांग में, तो जो 35 लाख लोग हैं जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, देखो 35 लाख लोग हैं जिसको जो है वो 1 वर्ष के लिए 12 महीने के लिए, देखो 35 लाख व्यक्ति हैं जिसके पास जो है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट है, उससे 12 महीने रहने के लिए ब्रिटेन में सरकार छूट देगी कि वो 12 महीने ब्रिटेन में रह सकते हैं। ये ब्रिटेन का कहना है। ब्रिटेन इसमें क्यों कूद रहा है? क्योंकि ब्रिटेन ही वो देश है जिन्होंने हांगकांग को सुपुर्द किया था चाइना को, राइट। तो बेसिक में हम नहीं जानेंगे, बस ये याद रखना कि ब्रिटेन ने कहा है कि 35 लाख लोगों जिसके पास जो पासपोर्ट है, ब्रिटेन का पासपोर्ट है, ओवरसीज पासपोर्ट है, उसे 12 महीने ब्रिटेन में रहने की छूट दी जाएगी अगर चीन सरकार ने वो कानून ला दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया तो। देखो ग्वादर एयरपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्वादर पोर्ट में जो है चीन नौसैनिक अड्डा बना रहा है, और ग्वादर से महज 72 किलोमीटर के दूर है चाबहार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है, और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, वहाँ पे चीन अपना नौसैनिक अड्डा बना रहा है। इंडिया के लिए निश्चित तौर पे ये जो है कह सकते हो खतरे की घंटी है, हमें सचेत रहना होगा चूँकि चीन वहाँ पे एयरबेस बना रहा है। देखो एनजीटी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, एनजीटी के बारे में प्रत्येक दिन आपको लगभग न्यूज़ में मिल जाएगा, इसलिए एनजीटी के बारे में क्लियर होना चाहिए। देखो ये 2 सेंचुरी आप याद रखना, रणथंभौर सेंचुरी और केवलादेव, ये दोनों ही कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। और कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है केवलादेव कहाँ आती है, तो राजस्थान में है। रणथंभौर सेंचुरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। दोनों ही राजस्थान का पार्ट है और इम्पोर्टेंट सेंचुरी है जहाँ टाइगर मिलते हैं। चलो आज हमारे पास इतना था। कल का जो क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कल के क्वेश्चन में उम्मीद कर रहा था कि बहुत सारे लोग इसका आंसर दें, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने इसका आंसर दिया हो। 100 से अधिक लोगों ने इस वीडियो को देखा, कल के वीडियो को, लेकिन आंसर महज 2-4 आंसर ही मिले हैं। तो अगर आप लोग आंसर दोगे तो थोड़ा सा इंकरेजमेंट मेरा भी बढ़ता है। मैं प्रयास करूंगा उसके बाद कि कुछ क्वेश्चन डेली पुटअप किया जाए, डेली रखा जाए आपके लिए, जो प्रीलिम्स में आपको सहायक हो सके। डेली मैं क्वेश्चन कुछ डाल दूंगा, लेकिन आपको आंसर देना होगा। यू हैव टू बी रिलायबल फॉर मी, राइट। तो कल का जो है क्वेश्चन था पहला कि टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो हमने बोला था कि टोडा नहीं है, टोटो है। और कुछ समय पहले हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि टोटो जनजाति जो है भारत और भूटान के बीच में एक जगह है, वेस्ट बंगाल में भारत और भूटान की सीमा के आसपास रहती है। मतलब वेस्ट बंगाल के भूटान का जो सीमा है, वेस्ट बंगाल से जो टच होता है भूटान की सीमा, वहाँ पे रहती है टोटो जनजाति, जिसके महज 1600 व्यक्ति ही जिसमें जीवित है। टोटो जनजाति में महज 1600 व्यक्ति ही जीवित है। तो काफ़ी वल्नरेबल ये जो है कह सकते हो जनजाति है, यानी काफ़ी संकटग्रस्त ये जनजाति है। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में, जो कि संकटग्रस्त जनजाति है उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन डाल देता है। तो आपको पता होना चाहिए टोटो जनजाति कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में। इसका आंसर डी हो गया। और आज हमने एनजीटी का क्वेश्चन किया, तो हमने बोला है कि एनजीटी के तहत 2 एक्ट एनजीटी के दायरे से बाहर हैं। तो उसमें जो एक एक्ट है जो महत्वपूर्ण एक्ट एनजीटी के दायरे से बाहर है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि किसी भी मान लो बाघ को अगर कुछ होता है, किसी शेर में किसी तरह का कोई डिजीज होता है, तो एनजीटी वहाँ आदेश जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एनजीटी के क्षेत्राधिकार से बाहर आता है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।